दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं भी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हर दिन एक पेपर के शानदार 25 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम उनका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे और लगातार आप अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। इस कोरोना महामारी में, इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान, इस पैंडेमिक के दौरान उम्मीद करता हूँ आप सुरक्षित होंगे अपने घर पर, और अपने घर पर अपने परिवारजनों के साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे होंगे, अपनी तैयारी को मजबूत भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम करेंगे आज का सेशन स्टार्ट। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं और सेशन को एक बार स्टार्टिंग में इनिशियली शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ जाएं। और आई थिंक सो कल या परसों से आपकी लाइव क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर हमारे प्रॉपर स्टूडियो से स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज कल की बात है उसके बाद हम लोग लाइव क्लास के थ्रू इंटरेक्ट होंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि परीक्षा एप्लीकेशन पर मैथ्स का पेड कोर्स, जिस तरह से आपने साइंस का पेड कोर्स पढ़ा उसी तरीके से मैथ्स का पेड कोर्स परीक्षा एप्लीकेशन पर लॉन्च किया जा चुका है। और जो मैथ्स का आपका पेड कोर्स है ये आपको पढ़ाने वाले हैं वेल नोन फेमस मैथ्स फैकल्टी हरेंद्र सर, जो कि जयपुर में, राजस्थान में, ऑल ओवर इंडिया में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हजारों सेंटर्स पर इनकी ऑफलाइन सैटेलाइट क्लासेस चलती हैं। कस्टम, एक्साइज, सीजीएल, पता नहीं कहाँ कहाँ अच्छी रैंक के साथ सर सेलेक्ट हो चुके हैं, कितनी गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हुआ है। तो हरेंद्र सर का मैथ्स का जो पेड कोर्स है आपको परीक्षा एप्लीकेशन पर मिलेगा। ये कोर्स NTPC 2 को टारगेट करेगा। ये कोर्स पटवार एग्जाम आ रही है इसको टारगेट करेगा। ये कोर्स UPSI को टारगेट करेगा और जितनी भी अदर एग्जाम्स है जिनमें मैथमेटिक्स पूछी जाती है सबको ये कोर्स टारगेट करेगा। दोस्तों, कोर्स की जो फीस है वो रखी गई है 2500 रुपये, लेकिन अगर आप कोड लगाएंगे HARENDRA हरेंद्रा 40, ये कोड आप लगाएंगे तो आपको 40% के डिस्काउंट के बाद 1500 रुपये में 9 मंथ की वैलिडिटी के लिए कोर्स आपका मिल जाएगा। इंक्वायरी नंबर आपका है 8600978622। इस नंबर पर कॉल करके आप बाकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल जुड़िए। जिस तरह से साइंस के कोर्स ने आपकी साइंस को मजबूत किया, मैथ्स का कोर्स भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका स्क्रीन पर है। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा? देखिए, वॉशिंग सोडा का मेन कंटेंट होता है Na2CO3। ठीक है, प्रॉपरली लिख देता हूं थोड़ा, Na3 सोडियम कार्बोनेट। लेकिन इसके साथ कुछ अणु जल के भी होते हैं। कितने अणु जल के होते हैं वही आपसे पूछा गया है। क्यों? क्योंकि अगर अगर याद रखिएगा, अगर ओनली Na2CO3 है ना, ओनली सोडियम कार्बोनेट है, तो इसको बोलते हैं निर्जल निर्जल सोडियम कार्बोनेट। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या है? निर्जल को बोला जाता है एनहाइड्रेट। एनहाइड्रस या एनहाइड्रेट, इसको बोलते हैं निर्जल, जिसके अंदर जल नहीं है, जिसके जल को बाहर निकाल दिया गया हो, या फिर डिहाइड्रेटेड, जिसके जल को बाहर निकाल दिया गया हो। ओके, तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट को बोला जाता है सोडा एश। क्या बोलते हैं इसको? इसको सोडा एश कहते हैं। क्लियर? कपड़े धोने का सोडा कब बनता है? जब इसके अंदर वाटर के 10 मॉलिक्यूल ऐड किए जाते हैं। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर एडेड इन सोडियम कार्बोनेट, तब जाकर ये क्या बनता है? तब जाकर ये वॉशिंग सोडा बनता है। इसका मतलब वॉशिंग सोडा के अंदर 10 अणु जल के होते हैं। इसका मतलब ये सोडियम कार्बोनेट का डेकाहाइड्रेट होता है। डेका का मतलब 10 और हाइड्रेट का मतलब जल। आपसे पूछा जाए कि कपड़े धोने का सोडा होता क्या है? सोडियम कार्बोनेट का डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 अणु किसके होंगे? जल के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कान के अंदर बीच वाले कान में कंपन तीनों हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है जैसे? देखिए, जो आपका ईयर है इसके 3 पार्ट है। एक तो आउटर ईयर,
एक मिडिल ईयर और एक इंटरनल ईयर। ठीक है, तीन है। तो जो मिडिल ईयर है इसके अंदर तीन ईयर बोन्स पाई जाती हैं, और वो तीन ईयर बोन्स का जो ऑर्डर है वो क्या है बताइए? MIS, मेलियस इनकस स्टेपीस। अभी जो मेलियस है ये हथौड़े के आकार की होती है, इसलिए इसको हैमरस्थी बोलते हैं। जो इनकस है ये जो मोची होता है ना, मोची, मोची के एनविल की तरह होती है। मोची के पास एक ऐसा औजार होता है जिस पर वो जूते रख के उनको रिपेयर करता है, उसको बोलते हैं एनविल। और जो स्टेपीज है ये स्टिरअप के जैसी होती है। स्टिरअप क्या होता है? घोड़े पर बैठते हैं तो घोड़े के दोनों तरफ पैर फंसाने के लिए जो कुंदे लटके होते हैं उनको बोला जाता है स्टिरअप। ठीक है, तो जनरली ये है मेलियस इनकस स्टेपीज। कौन कौन सी है बताइए? मेलियस इनकस स्टेपीज। ये किधर से किधर है बताइए? ये है आपका बाह्य कर्ण से अंतःकर्ण की ओर जाने पर। बाह्य कर्ण से अंतःकर्ण की ओर जाओगे तो पहले MIS पड़ेगा, अंदर से बाहर आओगे तो मिस की जगह क्या हो जाएगा? SIM। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो क्या बनेगा? हैमर एनविल स्टिरअप। ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, हैमर एनविल स्टिरअप। हैमर जो है हथौड़े के जैसा है, एनविल जो है वो मोची के एनविल के जैसा, और स्टिरअप घोड़े के दोनों तरफ जो कुंदे होते हैं उनके जैसा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बीच संबंध बताता है? सीधा उत्तर टेक दीजिए, ओम्स लॉ। ओम का नियम ही तो कहता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं यानी टेम्परेचर, चालक तार की लंबाई, चालक तार का एरिया, ये सब चीजें कांस्टेंट हो, नियत हो, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो चालक तार से प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। इसको वीज प्रोपोर्शनल आई भी लिखा जा सकता है। क्लियर? तो यहीं से प्रोपोर्शनल का साइन हटता है और यहीं से बी बराबर RI, तो R बराबर V/I। यहीं से जो है रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है। क्लियर? प्रतिरोध किस नियम से पैदा होता है? ओम के नियम से पैदा होता है। तो सिंपल सा है, ओम का नियम आपका करेक्ट आंसर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वह पद चुने जो बाकी सबसे संबंधित नहीं है। चूज द टर्म दैट डजंट बिलोंग द फॉलोइंग ग्रुप। ऑप्शन: क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन KR, आर्गन AR, नियोन Ne, PT प्लेटिनम। आप सब जानते हैं कि ये तीनों क्या हैं? इनर्ट गैसेज हैं। ये तीनों इनर्ट गैस है, जबकि ये क्या है? ये तो एक मेटल है, प्लेटिनम तो एक मेटल है। क्लियर? तो आंसर क्या बनेगा? प्लेटिनम। बाकी तीनों अक्रिय गैसें हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि बाकी तीनों गैसें हैं जबकि प्लेटिनम जो है वो मेटल है। बाकी तीनों नॉन मेटल है जबकि प्लेटिनम क्या है? इस तरह से भी पढ़ सकते, अलग अलग आधारों पर हम आंसर प्लेटिनम कर सकते हैं। अधातु जो कमरे के ताप पर तरल है। यार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका काफी बार। धातु अगर पूछता जो कमरे के ताप पर तरल है तो हम मरकरी कर देते, और अधातु अगर पूछता जो कमरे के ताप पर तरल है तो हम ब्रोमीन करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद कल परसों के पेपर में धातु पूछा था, आज अधातु पूछ लिया। तो मैंने पहले ही कहा है कि ग्रुप डी रिपीट कर रही है क्वेश्चंस को या कॉन्सेप्ट्स को, तो आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, मजा आएगा। 750 वाट की एक इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन है जो 4 घंटे पर डे यूज में ली जाती है, तो एक दिन में ये कितनी यूनिट यूज में लेगी? तो दोस्तों सिंपल सा था, यूनिट निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि टोटल वाट आवर निकालिए, टोटल वाट घंटे निकाल दीजिए, और उसमें 1000 का आप क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। तो पर डे के हिसाब से तो बताइए 750 वाट की है, 4 घंटे चलती है पर डे, तो 1000 का भाग लगाया, 1000 का भाग लगाया, ऊपर आया 3000, नीचे आया 1000। बताइए कितनी यूनिट आ गई? 3 यूनिट पर डे। पर डे ही पूछ रहा है, 3 यूनिट पर डे। ओके, तो आंसर क्या बनेगा? 3 यूनिट। यही वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है। वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? चलिए अब ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। एड्रेनलिन कहाँ से निकलता है? एड्रीनल ग्लैंड से, अधिवृक्क ग्रंथि से। इंसुलिन आपका कहाँ से निकलता है बताइए? पेंक्रियाज से, अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल नाम ही है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस। और थायरोक्सिन आपका कहाँ से निकलता है? थायराइड से। तो बिल्कुल एक एक कंसेप्ट यार ऐसे करवाया हुआ है मैंने कि क्वेश्चन गलत होने का तो मतलब सवाल ही नहीं बनता। क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक है। देखिए समझिएगा, एक ये ट्रक मान लिया हमने। क्लियर? ये कितने का है? 2000 kg का है, और 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। ठीक है,
ये ट्रैफिक लाइट पर एक कार खड़ी है। इस कार का द्रव्यमान मान लीजिए m है और इसकी स्थिर है तो 0 है इसका वेग, 0 मीटर पर सेकेंड। इससे टकरा गया। टकराव के बाद क्या होता है, ये टक्कर के पहले की बात है, टकराव के बाद ये दोनों एक दूसरे में क्या हो गए बताइए, जुड़ गए। ये 2000 जुड़ गया और ये m जुड़ गया और इन दोनों की स्पीड क्या हो गई, 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है कि m क्या होगा, जो कार है उसका द्रव्यमान क्या है। सिंपल। तो देखिए टक्कर के पहले संवेग और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होगा, क्योंकि कोई भी टक्कर जो होती है वो आपके संवेग संरक्षण के नियम का पालन करती है, वो आपके जो मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल है उसको फॉलो करती है। तो पहले टक्कर के पहले संवेग क्या होगा बताओ, P बराबर m इंटू वी। तो बताओ ये कितना हो गया, 20,000। ये ट्रक का था। कार का m को 0 से करेंगे 0, ये टक्कर के पहले है 20,000 बराबर। अब टक्कर के बाद क्या हुआ, 2000 प्लस m और दोनों का वेग कितना हो गया बताइए, 8। बोलो समझ में आ गई बात। ये हुआ 20,000 बराबर ये हुआ 16,000 प्लस 8m। बोलो कनेक्ट सही है। ये 16,000 इधर गया, बचा कितना, 4,000। 4,000 बराबर 8m। तो बताइए m बराबर कितना जाएगा, 500 kg। प्रिंसिपल समझ में आया क्या। प्रिंसिपल सिंपल है, टक्कर के पहले टक्कर के बाद संवेग बराबर करना है। टक्कर के पहले ओनली ट्रक के अंदर संवेग था, कार के अंदर संवेग नहीं था। ट्रक के बाद दोनों का द्रव्यमान जुड़ गया और दोनों का वेग बराबर हो गया, तो टक्कर के बाद वेग जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड है दोनों का। तो हमने दोनों द्रव्यमानों को जोड़ के संवेग बराबर कर दिया और क्वेश्चन हमारे सामने सॉल्व हो चुका। तो उत्तर क्या बना बताओ बच्चों, 500। तो उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो आपको बताया यार कि जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रूमर में ये 0 डिग्री रूमर होता है और ये 80 डिग्री रूमर होता है। और केल्विन में ये 273 केल्विन होता है और ये 373 केल्विन होता है। खैर पॉइंट 15 और होता है लेकिन उसको हटा दीजिए। तो ये चारों टेम्परेचर बता दिए मैंने आपको, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रूमर और केल्विन के साथ डिग्री प्रयोग में नहीं लिया जाता। तो सिंपल है आपका कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका फ़ारेनहाइट में किसके बराबर है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिंपल। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक उभयलिंगी है, हर्माफ्रोडाइट। दोस्तों उभयलिंगी वो होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन पाए जाएं। सरसों एक लिंगी है, आप मेरे नोट्स उठाइएगा पढ़िएगा। सूरजमुखी एक लिंगी है, हिबिस्कस एक लिंगी है, पपीता, पपीता आपका क्या है बताइए, उभयलिंगी है, hermaphrodite है। ठीक है, एक बार इसको मैं सर्च करना चाहूंगा यार, क्योंकि थोड़ा सा इसको लेकर मैं कंफ्यूज हूँ। 1 सेकेंड, मैं सर्च करना चाहूंगा इसको लेकर। ग्रुप डी ने आंसर पपीता माना है। वन सेकेंड, बिल्कुल पपीते के अंदर जो है वो उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, पपीते का पुष्प आपका उभयलिंगी होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्लियर। लेकिन इसकी जो कुछ प्रजातियां हैं वो एक लिंगी भी हो सकती हैं, ऐसा सर्च करने पर मुझे मिला है। ठीक है, पपाया कैन बी डायोसियस और मोनोसियस बोथ। ठीक है, दोनों ही तरीके का हो सकता है, लेकिन उभयलिंगी इनमें से जो है वो पपीता है, करेक्ट है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को देखिए, विस्थापन होता है डी, समय के साथ परिवर्तन की दर के लिए टाइम का भाग लगाएंगे, मतलब बचा क्या, बचा क्या, सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, विस्थापन बट्टा समय। और विस्थापन बट्टा समय तो वेग। मैंने कहा था जब भी दर की बात करें नीचे टाइम का भाग लगा दो। ठीक है, तो ये क्या बन गया बताइए, वेग बराबर विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर, वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। अब जैसे अगर आपसे पूछता कि वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर, तो वेग में हम समय का भाग लगा देते, वेग में समय का भाग लगा देते तो क्या हो जाता, त्वरण हो जाता। ठीक है, इसी तरह कार्य में समय के साथ परिवर्तन की दर, तो ये लीजिए कार्य में समय लगा देते, ये क्या बन जाता, पावर बन जाता। ठीक है, इसी तरह आपसे पूछता आवेश के प्रवाह में समय के साथ परिवर्तन की दर, तो आवेश बट्टा समय, आवेश बट्टा समय क्या बन जाता, धारा बन जाता। ठीक है, तो दर के लिए आप नीचे टाइम का भाग लगा दीजिए। सोडियम धातु को कहाँ रखते हैं,
कहने की जरूरत ही नहीं है। सोडियम के साथ याद रखना, सोडियम पोटेशियम दोनों को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में। क्यों? क्योंकि जल के साथ और वायु के साथ ये ब्लास्ट कर जाते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? ये क्षारीय मृदा, देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम ये ग्रुप 1 के मेटल है। ग्रुप 1, बोलो सही है, ग्रुप 1 में पाए जाते हैं। और ग्रुप 1 में पाए जाते हैं क्या बोलेंगे, एल्कली मेटल। एल्कली मेटल का मतलब इनको बोलेंगे क्षार धातुएं। ठीक है, अब पहला क्षारीय मृदा धातु, ये ग्रुप 1 के लिए नहीं होता है, ये ग्रुप 2 के लिए होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत। ये अक्रिय, अक्रिय नहीं यार, ये तो अक्रिय, ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये तीनों तो बहुत ज्यादा क्रियाशील हैं, बहुत ज्यादा क्रिया करते हैं। ये ऑक्साइड नहीं बनाते, बिल्कुल बनाते हैं। लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट है। देखिए क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 है, और ग्रुप 1 में बोला था एस के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है। इसलिए इनकी संयोजकता हम क्या शो करते हैं जनरली, +1। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको डोनेट करके ये स्टेबल बन जाते हैं। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, चाहे तो आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हैं। लिथियम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s1। देख लीजिए बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। देख लीजिए बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। देख लीजिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, दैट्स वाई हमारा आंसर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का नहीं है? देखिए सिंपल नाम ही है द्विबीजपत्री, तो 2 बीजपत्र होंगे, ये तो करेक्ट है। क्लियर, द्विबीजपत्री पादप विकसित होते हैं तो इनके अंदर मुख्य जड़ पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। द्विबीजपत्री पादपों के अंदर जालीदार शिराविन्यास, जालीदार शिराविन्यास का मतलब द्विबीजपत्री पादप की जो पत्तियां होती हैं, ये बना दी पत्ती। क्लियर, तो एक बीच में मध्य शिरा निकली, इसके बाद जो है वो ऐसे पाई जाती है जालियां। क्लियर, मतलब कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई पत्ती में मैं बताऊंगा अभी आपको, वेट करिए। क्लियर, मतलब जालीदार शिराविन्यास का मतलब है पत्तियों में जाल की तरह से शिराएं पाई जाती हैं। क्लियर, ये आपका द्विबीजपत्री पादपों का गुण है। एक बीजपत्री पादपों में समांतर शिराविन्यास होता है, समांतर। देखिए कैसे, ये पत्ती है, ये मध्य शिरा, तो ऐसा समांतर होगा। देखिए ये एक बीजपत्री पादपों में होता है। कौन से पादपों में होता है? एक बीजपत्री। क्लियर, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। रेशेदार जड़ दोस्तों एक बीजपत्री पादपों का गुण है। रेशेदार जड़ को झकड़ा मूल भी कहते हैं। झकड़ा मूल, आप गेहूं की, बाजरे की, ठीक है, इनकी आप जब क्या देखेंगे, जड़ देखेंगे, तो उनकी जड़ों में रेशे पाए जाएंगे, फाइबर्स पाए जाएंगे, उसको झकड़ा मूल कहते हैं, और ये एक बीजपत्री पादपों का गुण है। ठीक है, क्लियर, द्विबीजपत्री पादपों में मुख्य जड़ पाई जाती है। क्लियर, और उसको बोला जाता है मूसला मूल। क्या बोलते हैं? मूसला मूल, टैप रूट। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से बंध लंबाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों बॉन्ड एंगल का सिंपल सा सिस्टम है। एल्काइन का बॉन्ड एंगल छोटा होता है, एल्कीन का उससे बड़ा होता है, और एल्केन में बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा होता है। सिंपल सा है। क्लियर, ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है, तो आप ढूंढ लीजिए ऑप्शन। ठीक है, एल्काइन में एथाइन हो गया, एथीन हो गया, एथेन हो गया, करेक्ट है। यहाँ पहले एल्केन आ रहा है, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन। ठीक है, क्लियर, तो आपको बढ़ता हुआ बताना है, इथाइन का सबसे कम, उसके बाद एथीन का उससे उससे ज्यादा थोड़ा, एथेन का सबसे ज्यादा। तो ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है, ये कंसेप्ट याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा कौन सा है? 3 ऑप्शन है आपके पास। अब जरा सा आप देखेंगे तो ये मैंने समझाया, देखना, Na+, Mg+2 और Al+3। देखिए Na के, अब ये टोटल सम इलेक्ट्रॉन ही है, इन तीनों के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसने डोनेट कर रखा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं, इसने 2 डोनेट कर रखे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। और एल्यूमिनियम के पास 13 होते हैं, 3 डोनेट कर रखे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के आकार के लिए मैंने बताया था कि सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों का आकार जो होता है, क्लियर, वो
धनावेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, धनावेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा आकार घटेगा, ठीक है। और ऋणावेश के क्या होता है, समानुपाती। अगर इसी में हम, चलिए मैं आपको और सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बता देता हूँ। देखिए N-3, O-2, F-1, Ne, Na+1, Mg+2 और Al+3, ये तीनों में, ये सब के सब जो हैं इनमें 10 इलेक्ट्रॉन से, आप गौर कर लीजिए। N-3 7 होते हैं, 3 ले रखे हो गए 10, 8 होते हैं 2 ले रखे 10, 9 होते हैं 1 ले रखा है 10, इसमें 10 होते हैं, इसमें 11 होते हैं 1 दिया 10, 12 होते हैं 2 दिया 10, 13 होते हैं 3 दिए 10, सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो दोस्तों जैसे जैसे देखिए ऋणावेश जैसे जैसे बढ़ेगा आकार बढ़ेगा, तो ऋणावेश बढ़ता जा रहा है, इधर इधर देखिए ऋणावेश बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये आकार सबसे ज्यादा इनका, क्लियर। जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा आकार क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो इनमें से ऑप्शन में सबसे छोटा आकार किसका, Al+3 का। मैंने आपको पूरा ही सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। यार कहने की जरूरत है क्या, पिट्यूटरी। अगर हाइपोथैलेमस पूछता तो इसको बोलते हैं हेड मास्टर या सुपर मास्टर, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। हेड मास्टर या सुपर मास्टर या फिर मास्टर ऑफ मास्टर, ये भी ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी पे भी एक कंट्रोल करता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जो मास्टर है वो आपके पिट्यूटरी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैटायन है। बच्चों ये इंग्लिश दे दी, सिंपल पूछ रहा है धनायन कौन सा है। कैटायन किसको बोलते हैं, धनायन को। अब ऑप्शन में देखिए, कार्बोनेट CO3-2 ऋणायन है, हाइड्रोक्साइड OH-1 ऋणायन है, नाइट्रेट NO3-1 ये, जबकि अमोनियम NH4+ देख लीजिए धनायन है। तो ये सिंपल, ये मैंने करवा रखे हैं आपको। कहाँ करवाए आप देखिए, ये करवाए हमने जब मैंने आपको फॉर्मूले बनाना सिखाया है। एक वीडियो मैंने डाला हुआ है कि तत्वों के यौगिकों के फॉर्मूले कैसे बनाएं, वहां मैंने इनको अच्छे से समझाया है। साथ ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जब मैंने ऑक्सीकरण अंक पढ़ाए हैं तो वहां पर भी मैंने अच्छे से कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg, पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg। देखिए एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है। दूसरा आपका 3 kg का है, इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। इसका संवेग 8 है और इसका संवेग 6 है। अब ये दोनों एक दूसरे से ऐसे हेड टू हेड टकराएंगे, क्लियर। तो ये पूछ रहा है कि संगत किस तरह का होगा, तो संगत एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। ये इधर टक्कर लगाना चाहेगा, ये इधर टक्कर लगाना चाहेगा, तो इस तरीके से विपरीत दिशा में इनका क्या होगा, संगत होगा। दैट्स वाई आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा, आपसे यही पूछ रहा है एक दूसरे के टक्कर के समय प्रत्यास्थ संगत, ठीक है। इनका जो इलास्टिक कोलिजन है वो किधर की तरफ होगा, दोनों यूं टकराए तो ये दोनों विपरीत दिशा में भागेंगे, इस तरह विपरीत दिशा में भागेंगे। तो इनका क्या हो जाएगा बताइए, ये होगा एक दूसरे के ऑपोजिट कोलिजन। ये क्वेश्चन में बोर्ड ने ही, जो रेलवे ग्रुप डी है, इसने इसको गलत माना है। क्यों गलत माना है, क्योंकि इसके ऑप्शन में मिस्टेक है, वो मैं बता देता हूं कैसे है। ये पूछ रहा है कि ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक बॉल है, ठीक है, और वो बॉल ऊपर गई और ऊपर जाकर वापस जमीन पर आ गई, कितने टाइम में, टोटल टाइम कितना, 12.5 सेकंड में। देखिए गुरुत्वीय गति की खास बात है कि ऊपर जाने में जितना समय लगता है नीचे जाने में भी उतना ही समय लगता है। साथ ही साथ एक खास बात और है, यहाँ यू वेग है, आपने प्रारंभिक वेग से फेंका है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी नेगेटिव होता है, तो वेग घटेगा 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 और घटेगा और घटेगा और घटेगा और घटेगा, यहाँ जाके वेग क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो एक क्रम हो गया, क्लियर। अब वेग 0 हो गया, 0 होने के बाद दोबारा दूसरी गति चालू होगी यहाँ पर, अब u क्या हो जाएगा वापस 0। फिर वेग, फिर यहाँ पर g क्या है बताइए, पॉजिटिव है, नीचे की ओर आते समय, तो फिर उतना ही वेग बढ़ेगा हर सेकंड जितना घटता जा रहा था, ठीक है। ये प्लस हुआ प्लस हुआ प्लस हुआ प्लस हुआ, ये बढ़ा ये बढ़ा ये बढ़ा, और फिर कितना जाएगा v। अब ये u और v आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब जितना वेग आपने स्टार्टिंग में दिया था आते समय उतना ही वेग वापस से मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय गति में जाते समय g की कमी होगी हर सेकंड और आते समय g की क्या हो जाएगी, वृद्धि। इसका मतलब जाने में और आने में लगा हुआ समय बराबर है। इसको मैं 6.25 सेकंड लिख सकता हूं, बोलिए सही है, 6.25 सेकंड। तो आपसे पूछ रहा है u। अब चाहो तो आप ये समीकरण ले लो, चाहो ये समीकरण ले लो। कैसे, देख लीजिए, सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको, सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं। आपके पास, आपको क्या पता करना है, देखिए अगर आप इसको लेते हैं तो इसमें आपके पास u आपसे पूछ रहा है, v आपके पास 0 है,
टाइम आपके पास 6.5 सेकेंड है और जी है, तो ऊपर की तरफ जा रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, b बराबर u माइनस जी टी। बताओ फॉर्मूला लगाया, v कितना है ऊपर की तरफ जाते समय 0, u आपको निकालना है, ये हो गया माइनस g की वैल्यू है 10 और t की वैल्यू है 6.25। क्लियर। तो g बराबर u माइनस ये हो गया 62.5। क्लियर। तो u बराबर कितना आ गया, 62.5 मीटर पर सेकंड, यानी इसको किस वेग से फेंका गया था, 62.5 मीटर पर सेकंड। अभी ऑप्शन में नहीं है इसीलिए इसको गलत माना था बोर्ड ने, तो उत्तर क्या आएगा 62.5 मीटर पर सेकंड। चाहो तो आप इसे नीचे आने वाले से भी कर सकते हो, देखिए कैसे, है ना। मैं इधर ये भी बता देता हूं आपको, मान लीजिए इससे कर रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे v निकालना है, यहाँ पे ये निकालना है, क्योंकि इससे गया है तो इसी से आएगा, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। v बराबर u प्लस जी टी, अब नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, अब v आपको निकालना है, u क्या है बताइए, यहाँ पे 0 है, प्लस g की वैल्यू है 10, आते समय टाइम कितना लगा 6.25। बोलिए करेक्ट है या नहीं, आते समय टाइम कितना लगा, आते समय टाइम लगा वही जो जाते समय लगा 6.25, तो v बराबर डायरेक्ट ही आ गया क्या 62.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो चाहो तो ऊपर जाते समय u निकाल लीजिए, चाहे नीचे आते समय v निकाल लीजिए, वैल्यू दोनों सेम होने वाली है, ठीक है। गति का द्वितीय समीकरण क्या बताता है, देखिए पहला है v बराबर u प्लस ए टी। क्लियर। दूसरा है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। सिंपल। आपसे पूछ रहा है कि दूसरा समीकरण किस किस के बीच में संबंध बता रहा है, देखिए किस किस के बीच में बता रहा है, ये s है, ये दूरी है, ये तो हो गया स्थिति, और ये t क्या बताइए समय, तो आंसर क्या बनेगा स्थिति समय। स्थिति और समय के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि स्थिति का समय के साथ क्या रिलेशन है। सिंपल। यदि प्रकाश किसी चमकीली सतह पर, देखिए ये चमकीली सतह, प्रकाश आएगा चमकीली सतह पर आएगा तो जिस एंगल पर आएगा उसी पर जाएगा, इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। और अगर प्रकाश खुरदरी सतह पर आएगा ऐसे, क्लियर, खुरदरी सतह पर आएगा तो आएगा किसी एंगल पर जाएगा किसी एंगल पर, इसे बोलेंगे विसरित परावर्तन। क्लियर। तो चमकीली सतह पर कौन सा परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन होगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट के एक अणु में कितने जल के अणु होते हैं दोस्तों, CuSO4.5H2O, 5 अणु जल के होते हैं, ठीक है, और इसको बोला जाता है नीला थोथा। क्या बोलते हैं, नीला थोथा। एक होता है FeSO4.7H2O, ये होता है हरा थोथा, और एक होता है ZnSO4.7H2O, ये होता है सफेद थोथा। चलिए ये 3 टाइप के आपने क्या पढ़ लिए, विट्रियोल पढ़ लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कंसेप्ट आपका आपको याद रखना है कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आज ही 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक है भाई। आज ही आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट का, हावन सोडा, पढ़ा था नहीं पढ़ा था ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा। 50 वाट का बल्ब है भाई साहब, और 1000 जूल की ऊर्जा का क्या करता है, ये उपभोग कर रहा है आपसे, ठीक है। तो बल्ब द्वारा लिया गया समय, बल्ब कितनी देर तक जला होगा बताइएगा। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ऊष्मा, और ये आई है धारा, प्रतिरोध, कितने समय तक काम में ली गई धारा, वो वाला कंसेप्ट, ठीक है। बताओ बी, आई स्क्वायर आर को हम क्या लिख सकते हैं, वी आई टी। कैसे कैसे लिख सकते हैं बोलो, क्योंकि हमने पावर पढ़ा है, पी बराबर बी आई, पी बराबर आई स्क्वायर आर, और पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये तीनों फॉर्मूले हमने पढ़े। तो आई स्क्वायर आर को वी आई लिख सकते हैं, चाहे तो हम एच बराबर पी इंटू टी भी लिख सकते हैं सीधा। क्लियर। एच आपको दिया हुआ है 1000, पावर आपको दी हुई है कितनी 50, टी आपसे पूछ रहा है, सिंपल आ गया 20 सेकेंड। बोलो तो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को सिर्फ घुमाना पड़ता है। क्लियर। आपको पता है जूल का नियम है ये, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, यहाँ से हमने आई स्क्वायर आर को सीधा हम पी भी लिख सकते थे, चाहो तो आप वी आई टी लिख दो फिर पी लिख दो, आपकी इच्छा जैसे आप चाहे, ठीक है।
तो काफी अच्छे क्वेश्चंस में हम लोग इसको मान रहे हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया, ठीक है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर। तो बच्चों आज की क्लास में हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन आपको रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीडली रिकॉर्डेड सेशन होता है, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में यार बातचीत करने को कुछ होती नहीं। शेयर आप दबा कर एक बार कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आप तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से सब कुछ आपको समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे बात बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।